नमस्कार मित्रों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था जीएस पेपर के संदर्भ में तथा मुख्य परीक्षा के भी संदर्भ में कुछ बेसिक शब्दावली के संदर्भ में एक क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय आय की अवधारणा, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई क्या है, इनका निर्धारण किस तरह से होता है, इनके फार्मूले किस तरह से बनते हैं। क्योंकि विगत वर्षों में आप देखेंगे तो आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और ये ऐसे प्रश्न कथन कारण पे बेस्ड होते हैं, या एक दो तीन कारण दे दिया जाएगा कथन टाइप से, और आपसे एक सही है, एक दो सही है, या एक दो तीन सही है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेसिक परिभाषा और इसके कुछ तथ्यात्मक जानकारी का हम लोग अवलोकन करेंगे। साथियों, आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक न तो शेयर कर रहे हैं, न सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो कम से कम इतना तो काम आप हम लोग हमारे लिए कर ही सकते हैं, जब हम आपके लिए इतना अच्छा मैटर उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही अगर कोई भी कमी आपको लगे या कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कर ही सकते हैं कि हाँ, हमको और बेसिक जानकारी चाहिए, या जानकारी अच्छी लगी कि नहीं लगी, कुछ तो कमेंट अवश्य किया करिए। चलिए मित्रों, आगे शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी एक देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में अर्जित कुल कुल साधन आय का जोड़ है। मतलब राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी एक देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा एक निश्चित समयावधि, एक वर्ष की अवधि में अर्जित कुल साधन आय का योग, जोड़ या योग है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है हमारे भारत सरकार की संस्था, उसके अनुसार राष्ट्रीय आय किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ आदि सभी के रूप में अर्जित साधन आय का योग है। क्या है? साधन आय का योग है। साथ ही साथ देखेंगे अर्थशास्त्री कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय उत्पाद एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य का जोड़ है। क्या है? किसी एक देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा एक सामान्य वर्ष, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल बाजार मूल्य का जोड़ है। अर्थात राष्ट्रीय आय का लेखांकन राष्ट्रीय आय को किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल खर्च के रूप में परिभाषित किया जाता है या मापा जाता है। राष्ट्रीय आय संबंधित अवधारणाएं क्या क्या है? सबसे पहला देखेंगे जीडीपी, बाजार कीमत पर जीडीपी। किसी देश की घरेलू सीमा, याद रखिएगा, जैसे भारत है आपका, तो ये पूरा भारत घरेलू सीमा हो गई आपका। भारतीय स्थल सीमाओं का पूरा जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के कोने से लेके पूरा विस्तार है, उस पूरे सीमा को भारत की घरेलू सीमा मानी जाएगी। उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक लेखा वर्ष, भारत का लेखा वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, देखिए इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों का योग होता है, ध्यान रखिएगा, का उत्पादन होता है, जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, उनकी बाजार कीमत पर जोड़ अर्थात योग की बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी कहा जाता है। कुछ उत्पादक गैर निवासी या विदेशी भी हो सकते हैं। जब देखिए जीडीपी की बात करते हैं तो इसमें नागरिक भी आएंगे आपके,
और बाहरी विदेशी व्यक्ति भी आएंगे जीडीपी में, परंतु सीमा क्या रहेगी, एक घरेलू देश की सीमा रहेगी, इसके बाहर नहीं। अब मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति आपके यहाँ रोजगार करने आए, तो वह भारत में आय सृजन कर रहा है, तो उसकी आय जीडीपी में जोड़ी जाएगी। परंतु अगर क्या नाम है जीएनपी जब हो जाएगा, तो जीएनपी में इसकी आय घटा दी जाएगी, क्योंकि जीएनपी में भारत से जो पैसा कमा रहे हैं, मतलब बाहर के व्यक्ति भारत में पैसा कमाने आए हैं या रोजगार करने, उनकी आय घटा दी जाती है। तब भारत के नागरिक जो बाहर चले गए हैं दूसरे देशों में रोजगार करने, उनकी आय जीएनपी में जोड़ दी जाती है। तो विदेशियों की आय घटाई जाती है और भारतीय नागरिकों की आय जोड़ दी जाती है जीएनपी में। अभी हम जीडीपी देख रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कई विदेशी बैंक भारत में कार्यरत हैं, कई विदेशी व्यापारिक प्रतिष्ठान भारत में सेवाएं उत्पादन कर रहे हैं, उनके द्वारा मूल्य वृद्धि भी भारत के घरेलू उत्पादन का हिस्सा है। उनके द्वारा भी जो भी मूल्य उत्पादन किया जा रहा है वह भी भारतीय जीडीपी का हिस्सा है। अर्थात किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में सभी उत्पादकों, सामान्य निवासियों और गैर निवासियों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत पर जो जोड़ या योग होता है उसे उस बाजार कीमत पर जीडीपी कहा जाता है। याद रखिएगा, जीडीपी में नागरिक भी हैं और आपके विदेशी व्यक्ति भी हैं। जीडीपी में दोनों सम्मिलित हैं। अब हम देखेंगे जीएनपी, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी को होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय, इसका तुलनात्मक पक्ष होता है, जिसको ध्यान में रखना है। अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो जीएनपी और जीडीपी बराबर हो जाएगी, आपकी जीएनपी बराबर जीडीपी। अर्थात बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य के अतिरिक्त विदेश से प्राप्त शुद्ध आय, शुद्ध साधन आय तथा अस्थायी पूंजी का उपभोग जोड़ है। जीएनपी के निर्धारण में देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को भी सम्मिलित किया जाता है। मान लीजिए भारत की सीमा से बाहर कोई नागरिक अमेरिका आपका यूएस से रोजगार करने गया, अब उसकी जो इनकम होगी, वह जो भी पैसा भारत में यहाँ से खर्च करने के पश्चात भेजेगा, वो आपके जीएनपी का हिस्सा होगी। घरेलू सीमा से तात्पर्य किसी देश की सीमा की धारणा राजनीतिक सीमा से अधिक विस्तृत है। इसके अंतर्गत राजनीतिक सीमा के अतिरिक्त देश की जल सीमा, देश के निवासियों द्वारा विभिन्न देशों में चलाई जाने वाले जनयान, वायुयान, दूतावास। अब देखिए जीएनपी में शामिल कौन होता है, याद रखिएगा, मैंने बताया जीडीपी में एक घरेलू सीमा सुनिश्चित कर दी जाती है, लेकिन जीएनपी में घरेलू सीमा विस्तारित हो जाती। मान लीजिए कोई भारतीय जहाज़ समंदर में आयात निर्यात का कार्य करता है, वह जिस दिन आय की गणना हो रही है उस दिन भारतीय सीमा में नहीं है, मान लीजिए हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर में है, लेकिन है वह भारतीय, तो उसके समस्त आय और व्यय के जो भी आंकड़े हैं उसको भारतीय जीएनपी में सम्मिलित किया जाएगा। यही बात कह रहा है कि राजनीतिक सीमा मतलब जो भौगोलिक भू सीमा है आपकी, जो बॉर्डर स्थल सीमा, उसके अतिरिक्त देश की जल सीमा, देश के निवासियों द्वारा विभिन्न देशों में चलाई जाने वाली जलयान, वायुयान, दूतावास। मान लीजिए आज जीडीपी गणना की जा रही है, जीएनपी की गणना की जा रही है, और कोई फ़्लाइट मुंबई से उड़ान भर के अमेरिका जा रही है, तो रास्ते में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी सीमा से बाहर चला गया है इस समय, तो उसकी गणना नहीं की जाएगी।
अमेरिका से वो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया चला गया, दक्षिण अमेरिका चला गया, कहीं और की उड़ान पाया वहाँ चला गया। ऐसे करते हुए मान लीजिए वो 15 दिन बाद भारत लौटता है। तो 15 दिन बाद जब लौटता है तो क्या वह बीच में 15 दिन वह भारत का नागरिक या भारत का सिटीजन नहीं है? तो उसकी गणना की जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे सूत्र कि जीडीपी बराबर जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब एक्स माइनस एम, इन तीनों को दोनों चीज़ों को समझते हैं। एक्स कौन है? देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, अर्थात जो भारतीय नागरिक हैं किसी बाहरी देश से जो भी आय अर्जित करके भारत लाते हैं वह एक्स है। और एम क्या है? विदेशियों द्वारा देश में अर्जित। मान लीजिए कोई विदेशी देश का व्यक्ति भारत में आके रोजगार बिजनेस व्यापार करता है तो यहाँ पे अपना खर्च करने के पश्चात जो भी पैसा बचता है वो अपने मूल देश लेके जाता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका का है तो अमेरिका ले जाएगा, सऊदी अरब का है तो सऊदी अरब ले जाएगा। ये भारत से जो भी आय सृजित करेगा उसे अपने देश ले जाएगा। यदि x बराबर m हो गया तो जीडीपी बराबर जीएनपी हो जाता है। इस कंडीशन में अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एक बार यह पृष्ठ प्री में पूछा जा चुका है। यदि x बराबर m तो जीडीपी बराबर जीएनपी, तो वह किस अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा होता है इसमें? बंद अर्थव्यवस्था का, अर्थात न तो आयात हो रहा है न निर्यात हो रहा है। यदि x अधिक है m से, x का अधिक है m से, तो जीएनपी अधिक होता है जीडीपी से। याद रखिएगा, अगर x अधिक है मतलब भारतीय नागरिकों द्वारा अधिक धन प्राप्त किया जा रहा है विदेशों से, तो जीएनपी भी अधिक होगा जीडीपी से। विदेश से शुद्ध साधन आय देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय तथा विदेशियों द्वारा देश से अर्जित साधन आय का अंतर है। विदेश से शुद्ध साधन आय देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित साधन आय तथा विदेशियों द्वारा देश में अर्जित। मान लीजिए ये भारत है, ये कोई अन्य देश है। कहना यह चाह रहा है कि भारतीय नागरिकों द्वारा यहाँ पे तो धंधा पानी किया गया या व्यापार किया गया या व्यवसाय किया गया, रोजगार किया गया, और कोई विदेशी भारत आके करे तो सामान्य निवासियों ने विदेशों में अर्जित आय, यहाँ से मान लीजिए ये 100 रुपये कमाया, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय मान लीजिए 80 रुपये है। अब अंतर आया ना, ये 20 रुपये का अंतर जो है वही यह बताना चाह रहा है। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के शुद्ध उत्पादन के बाजार मूल्य, शुद्ध उत्पादन के बाजार मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ है, योग है। अर्थात बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के शुद्ध उत्पादन के बाजार मूल्य और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ योग है। अर्थात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अस्थायी पूंजी की कुछ टूट फूट होती है, घिसाव होता है या मूल्य ह्रास माना जाता है उसे, डिप्रिसिएशन। इस घिसावट या अस्थायी पूंजी का उपभोग, इसे घिसावट या अस्थायी पूंजी का उपभोग कहते हैं। यदि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी में से घिसावट या मूल्य ह्रास या डिप्रिसिएशन घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो क्या होता है एनएनपी निकालने का फार्मूला? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन अर्थात मूल्य ह्रास या टूट फूट या घिसावट,
हिंदी में मिलेगा तो यही लिखा रहेगा टूट फूट फूट या घिसावट या मूल्यह्रास, अंग्रेजी में डिप्रिसिएशन मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी। एनडीपी कैसे निकाला जाता है? एनडीपी में सेम चीज़ें होती हैं, बस एनडीपी निकालते समय एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा एक निश्चित लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर होता है। इसमें से घिसावट को घटा दिया जाता है या मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में अर्जित साधन आय के कुल जोड़ को शुद्ध घरेलू आय या साधन आय पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में पाए जाने वाले अंतर के संदर्भ में अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है तथा आर्थिक सहायता को जोड़ दिया जाता है। ये भी एक बार पूछा जा चुका है कि पीसीएस में तो कई बार पूछा है, क्या घटाया जाता है या क्या जोड़ा जाता है। आईएएस में ये फार्मूला मतलब नियम के तहत ये सूत्र बना के दिया गया और पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा, एनडीपी फैक्टर कास्ट बराबर एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। किसमें? एनडीपी निकालते समय फैक्टर कास्ट से एनडीपी मार्केट प्राइस पे जब इसका अध्ययन किया जाता है तो इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है तथा सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर तथा आर्थिक सहायता एक दूसरे के विपरीत अवधारणा है। याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर जीडीपी के संदर्भ में, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में अप्रत्यक्ष कर तथा आर्थिक सहायता अर्थात सब्सिडी एक दूसरे के विपरीत अवधारणा है। अप्रत्यक्ष करों जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर अर्थात बिक्री कर या उत्पादन कर आदि के फलस्वरूप बाजार कीमत में वृद्धि होती है। जब अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि की जाती है तो कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है, जबकि आर्थिक सहायता या सब्सिडी से ऐसा नहीं होता, इसमें कमी होती है। जब सरकार किसी वस्तु पर सब्सिडी देती है तो उसकी दाम में वृद्धि नहीं होती, मूल्यों में वृद्धि नहीं होती, बल्कि मूल्यों में कमी होती है। आर्थिक सहायता सरकार द्वारा उत्पादकों को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाती है। जैसे आप याद रखिए, पढ़ते हैं कि सरकार उर्वरकों पे सब्सिडी देती है। मान लीजिए यूरिया का दाम या और अन्य उर्वरक का दाम 500 रुपये है। अब किसान की इतनी क्षमता नहीं है कि वो खरीद सके, तो सरकार क्या करती है, 100 रुपये की सब्सिडी दी, तो ये अब मिलेगा 400 का। जब किसान 400 का खरीदेगा तो उसकी लागत जो आएगी किसी फसल के उत्पादन में वो कम होगी। तो वह जब लागत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि जब कभी मार्केट में बेचेगा तो वह उस अनुपात में मूल्य वृद्धि नहीं करेगा जितना कि वास्तविकता में होता है, क्योंकि उसे तो सब्सिडी मिल के पहले से ही 100 रुपये की सहायता मिल चुकी है। क्षतिपूर्ति के रूप दी जाती है जो अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचते हैं, अर्थात बाजार कीमत में से प्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है तथा आर्थिक सहायता को जोड़ा जाता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद घरेलू सीमा के एक लेखा वर्ष में मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित आय तथा अस्थायी पूंजी के उपभोग को जोड़ा जाता है। एनडीपी फैक्टर कास्ट बराबर जीडीपी फैक्टर कास्ट माइनस मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन। एनडीपी फैक्टर कास्ट निकालने के लिए जीडीपी फैक्टर कास्ट में से मूल्यह्रास या घिसावट या टूट फूट या डिप्रिसिएशन को घटाया जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात राष्ट्रीय आय एनआई, इसे एनआई कहा जाता है, राष्ट्रीय आय। किसी लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय का जोड़ साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्थात साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कुल साधन आय का जोड़ या योग है।
NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर GNP फैक्टर कास्ट माइनस मूल्यह्रास। NNP जब GNP से निकाला जाता है तो मूल्यह्रास घटा दिया जाता है। व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय किसी देश के व्यक्तियों परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय या वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का जोड़ है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय जब निकाली जाती है तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। तो NI जब निकाला जाता है तो NNP फैक्टर कास्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी। देखिए, ये फार्मूला ज़रूर याद रखिए, यही फार्मूले पूछे जाते हैं प्रश्नों में। GNP निकालना है तो GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय साधन जोड़ दिया जाता है, क्योंकि GDP में विदेशों से प्राप्त आय साधन का योग समाहित होता है। NNP GNP माइनस मूल्यह्रास और NDP NNP माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। NDP फैक्टर कास्ट बराबर NDP मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। हाल ही में भारत सरकार द्वारा आधार वर्ष में परिवर्तन किए गए हैं। ये परिवर्तन संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। नया आधार वर्ष 2022-23 कर दिया गया है। क्या हुआ है? 2022-23। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? तो 2024, पहले 2022 था, 12 था इसका 2024 कर दिए हैं। किसका? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है? 22-23। भारत की GDP का क्या है? 22-23 और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का 22-23 है। पूर्व में 11-12 इसका था और उसका भी 11-12 था। बस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का क्या हुआ है? 24। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? CSO। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में होती है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, इसकी स्थापना कब होती है? 51 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना 1950 में की गई तथा 1971 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई। किसकी? NNSO नहीं, सॉरी, इसका होता है NSSO, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1971 में। और 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना होती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की 1951 में। इस तरह मित्रों, हम राष्ट्रीय आय की कुछ अवधारणात्मक या बेसिक जानकारी आप लोगों से साझा की है। इससे एक प्रश्न कभी कभी जरूर प्रश्न बनता है। साथ ही इसका महत्वपूर्ण उपयोगिता मुख्य परीक्षा में है। जब मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो जब तक आपको इसके नियम नहीं पता हैं सही से, तो आप चीज़ों को सही से व्याख्या करके लिख नहीं पाएंगे। इस वीडियो को अवश्य देखें तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों सहयोगियों तक प्रसारित करें। आपका सहयोग ही हमारे लिए बहुत सहयोगपूर्ण व्यवहार है वो है।